हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में आपकी उदासीनता पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपकी सोच आइंस्टीन जैसी होनी चाहिए, अर्थात छोटे बच्चे जैसी सोच होनी चाहिए, अर्थात आपको क्वेश्चन बनाने चाहिए। पढ़ते पढ़ाते समय ये आपको सुनने में आया होगा कि जो विद्यार्थी जितना प्रश्न पूछता है उतना ही अच्छा पढ़ने में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और वह उतना ही आगे बढ़ता जाता है, उतना ही गहराइयों में पहुंचता जाता है। आज कंपटीशन का समय है और इस कंपटीशन के समय में आपको क्वेश्चन बनाना और उसको पूछना, सॉल्व करना कहीं से भी किसी प्रकार से, यह परम आवश्यक है। देखिए, इसका एक छोटा सा उदाहरण, आप नाभिक के बारे में लगभग 8वीं क्लास से जान रहे हैं, 9वीं में भी कुछ समझा होगा, 10वीं में भी पढ़ा होगा, 11वीं में भी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन और यह भी जानते हैं कि सजातीय, माने ये भी समझ चुके हैं, कभी न कभी सुन चुके हैं किसी न किसी प्रकार से कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। सजातीय आवेश मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, अविजातीय मतलब प्लस माइनस। तो विजातीय आवेशों में सदैव आकर्षण कार्य करता है और सजातीय आवेशों के मध्य सदैव प्रतिकर्षण कार्य करता है। अच्छा, तो मैंने अभी सदैव बोला, आपको भी समझाते समय बोल दिया गया होगा या नहीं बोला गया होगा सदैव, तो सदैव न लगाने की भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आपको सोचने की यह ज़रूरत है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उसी तरह जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है चारों ओर, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखिए, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं। तो प्रोटॉनों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों के मध्य कौन सा कार्य करता है, कौन सा बल कार्य करता है? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों के मध्य कौन सा कार्य करता है, कौन सा बल कार्य करता है? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? ये आपने कभी सोचना चाहिए था। लेकिन यही है कि यदि हम प्रश्न बनाने की सोच रखें, प्रॉब्लम क्रिएट करने की सोच रखें और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच रखें, तो हम बहुत ऊंचाइयों में पहुंच गए, अर्थात हम किसी भी टॉपिक की गहराई में पहुंच गए। और ये वही बात है कि आपने ये नहीं सोचा, नहीं समझा, इसलिए आप इन प्रश्नों के उत्तर शायद ही कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जो दे पाएँ, सब लोग नहीं। तो यह जान लीजिए कि प्रश्न बनाना सीखें, छोटे बच्चों की सोच रखें प्रश्न बनाने में और गहराइयों में जाएं और कंपटीशन में सफल हो। तो इसके लिए ध्यान रखें, ये जो प्रश्न अभी मैंने आपके सामने बना के आपको उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया, तो इसे जान लीजिए इसमें कि जो प्रोटॉन, नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, मतलब कि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर नाभिकीय बल कार्य करने लगते हैं। और नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं तो प्रोटॉनों के मध्य सदैव बने, ये तो सजातीय आवेश हुए। लेकिन नाभिक के अंदर की बात अलग है, यहाँ पर तीव्र आकर्षण बल कार्य करता है। प्रोटॉनों के मध्य भी आकर्षण बल कार्य करता है, न्यूट्रॉनों के मध्य भी आकर्षण बल कार्य करता है, जबकि न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। और न्यूट्रॉनों के मध्य भी प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। इसे ध्यान रखें। कूलाम का नियम पढ़ने के बाद हम लोग कूलाम के नियम का महत्व पढ़ेंगे और एकांक आवेश की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। तो कूलाम के नियम का महत्व पहले जान लीजिए। कूलाम का नियम जो है यह प्रयोगों से प्राप्त किया गया है, इसलिए यह प्रायोगिक आधार पर प्राप्त किया गया है, इसलिए यह एक प्रायोगिक नियम है। और कूलाम के नियम में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है, यदि वहाँ पर कोई तीसरा आवेश या कोई अन्य आवेश उपस्थित है तो उस बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कूलाम के नियम का महत्व है। इसके बाद हम लोग समझेंगे एकांक आवेश। एकांक आवेश को डिफाइन करेंगे। एकांक आवेश को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पर एक फार्मूले की आवश्यकता होगी। ये जो फार्मूला नंबर 4
ये आपने समझा था। ये इस फार्मूले की आवश्यकता होगी। देखिए इस फार्मूले से हम एकांक आवेश को कैसे डिफाइन करते हैं। ये फार्मूला F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये क्या बन जाता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। अब यदि F इक्वल टू 9 × 10⁹ R इक्वल टू 1 मीटर, इतने न्यूटन, R इक्वल टू 1 मीटर, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q तो आप ये वैल्यू इसमें रखिए और देखिए क्या मिलता है 9 × 10⁹ न्यूटन, 9 × 10⁹ Q इंटू Q एंड 1 स्क्वायर न्यूटन। इससे क्या मिलेगा, इससे ये वैल्यू कट जाएगी Q एंड Q स्क्वायर, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो आपको मिलेगा Q स्क्वायर इक्वल टू 1 और Q इक्वल टू मिलेगा ±1। तो इस तरह से यहाँ पर हम एकांक आवेश को डिफाइन करेंगे। कैसे, देखिए ये फार्मूला किस चीज़ का है, यह फार्मूला है वायु या निर्वात में जब आवेश उपस्थित होते हैं उस समय स्थिर विद्युत बल कूलाम के नियम के अनुसार उस समय का ये स्थिर विद्युत बल है। अच्छा, तो इसको हमें डिफाइन करना है एकांक आवेश को, तो ध्यान से इसको समझिए। यदि सजातीय आवेश दो समान परिमाण के आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, तो ऐसी दशा में प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। ये सजातीय आवेश कहा हमने इसको, ये वायु निर्वात का फार्मूला, इसलिए वायु निर्वात का फार्मूला बोले। ये 1 मीटर की दूरी पर, और ये प्रतिकर्षण बल क्यों बोले, क्योंकि जब सजातीय आवेश है तो सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इस तरह से ये एकांक आवेश को आपने डिफाइन किया। इसके बाद हम लोग समझेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए, विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले एक और छोटी सी बात समझना आवश्यक है। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या होता है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए एकांक धन आवेश को परीक्षण आवेश कहा गया है। एकांक धन आवेश मतलब जिसमें इकाई आवेश हो ऐसा धनावेश, एकांक धनावेश, इसको परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज बोला जाता है। और एकांक धनावेश को स्मॉल q0 से सामान्यतया रिप्रेजेंट करते हैं। यह है एकांक धनावेश, ये है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश। इसके बाद हम लोग समझेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र होता है जैसे कोई वस्तु आवेशित है या कोई आवेश है या कोई आवेश का समूह है, कोई आवेश का समूह या कोई आवेशित वस्तु, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका अनुभव किया जा सके। किसका अनुभव किया जा सके? उस क्षेत्र का अनुभव किया जा सके। उस क्षेत्र का अनुभव कैसे करेंगे? उस क्षेत्र का अनुभव करने के लिए आपको यही परीक्षण आवेश, इसीलिए समझा गया इसको। इस परीक्षण आवेश को ले जाएंगे और ये परीक्षण आवेश जहाँ तक अनुभव नहीं करेगा कि मुझ पर कोई बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है क्या कैसा, तो वहाँ तक वह क्षेत्र नहीं माना जाएगा। अर्थात यदि कोई आवेशित वस्तु है और उसके चारों ओर के एरिया में यदि हम परीक्षण आवेश को ले जाते हैं, परीक्षण आवेश जहाँ से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगता है, वहाँ तक के चारों ओर का जो एरिया है
माने वहां से विद्युत क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है उसका। तो इस तरह से किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका अनुभव किया जा सके, अनुभव करने के लिए हम परीक्षण आवेश की हेल्प लेंगे, इसलिए परीक्षण आवेश को हमने पढ़ा था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जरा यहाँ पर एक छोटे से चित्र से समझने की चेष्टा करें। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये कोई आवेशित वस्तु है, हमने इसको धनावेश से आवेशित किया हुआ है और ये विद्युत क्षेत्र है, ये चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर कोई एक बिंदु है और इस बिंदु पर एकांक धनावेश रखा हुआ है। अब यह एकांक धनावेश रखा हुआ है, यह धनावेशित वस्तु है, तो यह एकांक धनावेश इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, तो यह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, अर्थात ये इसको प्रतिकर्षित करेगी। यदि यह ऋणावेशित होती तो यह इसको आकर्षित करती। अब थोड़ी देर के लिए यदि हम इस एकांक धनावेश को यहाँ पर ले आए, यदि हम इसको यहाँ पर ले आए तो यह एकांक धनावेश ज्यादा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, अथवा यदि यह ऋणावेशित होती तो ज्यादा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता। तो यहीं से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बनती है कि यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से दर्शाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए इसको वेक्टर लगा के दर्शाते हैं। अब अभी आपने जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा सुना, इस परिभाषा के आधार पर हम इसका फार्मूला बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे। देखिए कैसे। परिभाषा क्या थी, एक बार पुनः सुने। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितनी बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने लिख दिया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? एकांक धनावेश एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, ये होती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल मतलब एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है। इस बात को भी लिखा जा सकता है, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब मैंने आपको बताया हुआ है, या जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो ये जान लें, साइंस में, खासकर फिजिक्स में या और भी कहीं, साइंस की बात ही है, तो एकांक शब्द के आगे जो शब्द आता है उसे हर में लिखा जाता है। यदि फार्मूला बनाना है तो मैं इसे हर में लिखने जा रहा हूं, लेकिन हर में लिखने के लिए यह जानिए, एकांक धनावेश को किससे दर्शाते हैं? Q0 को। जितने बल का अनुभव करता है, बल को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल F से। इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला, ये तो हर में जाएगा, तो हर में चला जाए, ये चला गया हर में। और जितने बल का अनुभव करता है, तो जितने बल का अनुभव करता है तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? बल। तो लिख लीजिए बल। तो इस तरह से बल सदिश राशि है, इसे वेक्टर लगा सकते हैं। इसके बाद इसे कैसे लिखेंगे? वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपान Q0। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला बन गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, वेक्टर लगा हुआ है। दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई चाहिए, तो इकाई सिस्टम के आधार पर इन SI सिस्टम में इसकी इकाई
एसआई सिस्टम में वेक्टर की यूनिट इकाई, तो देखिए बल की इकाई एसआई सिस्टम में होती है न्यूटन, आवेश की इकाई होती है एसआई सिस्टम में कूलाम, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई एसआई सिस्टम में हो गई न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और इसी तरह से सीजीएस सिस्टम में इसकी इकाई होती है न्यूटन होता है बल की इकाई, तो एसआई सिस्टम में न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में डाइन, कूलाम की सीजीएस सिस्टम में स्टेट कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई हो गई डाइन प्रति स्थैतिक कूलाम या स्टेट कूलाम। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र जानना है। देखिए इसे विमी सूत्र अपन कैसे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो E इक्वल टू एफ अपान क्यू जीरो, परिमाण के रूप में वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका विमी सूत्र एफ अपान क्यू जीरो का विमी सूत्र, एफ यानी बल, बल का विमी सूत्र क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान का विमी सूत्र होता है एम मास, और त्वरण का होता है LT-2। इसके बाद तो इसमें हम विमी सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, इसके बाद मात्रक से विमी सूत्र निकाल सकते हैं। देखिए इस टेक्निक से ही इसको निकालते हैं। तो का मात्रक पहले जाने, तो बल का मात्रक क्या होता है, बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण मतलब केजी इंटू केजी किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आवेश बराबर क्या होता है धारा गुणे समय, तो धारा का क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा धारा का विमी सूत्र। अब धारा का मात्रक, अब इसके बाद इसके विमी सूत्र ज्ञात कर लीजिए। किलोग्राम किस चीज का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान को इंग्लिश से मास कहते हैं, मास का पहला लेटर एम। मीटर, मीटर लेंथ का मात्रक है, लेंथ को इंग्लिश से एल कहते हैं, फर्स्ट लेटर एल। सेकंड, सेकंड को सेकंड टाइम का मात्रक है, और टाइम को अपन टी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, पावर उसी तरह लग जाएगी। इसके बाद एम्पियर, ये करंट धारा, धारा का मात्रक क्या है, धारा का मात्रक एम्पियर है, और एम्पियर का विमी सूत्र, एम्पियर का फर्स्ट लेटर ही लेते हैं। यहाँ पर एस फॉर टाइम के लिए आया है ये, तो इसको ले लेंगे, ये राशियां ऊपर जाएंगी और इस तरह से हमें विमी सूत्र मिल जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ऋण की घात हो जाएगी और ये इनवर्स, इस तरह से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र मिल जाएगा, ml T⁻³ एंड A इनवर्स। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र ये रहा। इसके बाद इस अध्याय में अब और इसके आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कई व्यंजक होंगे, जिनमें से अभी फर्स्ट व्यंजक होता है, सामान्य रूप से फर्स्ट व्यंजक की बहुत आवश्यकता होती है और महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। तो पहला हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित डेरिवेशन पढ़ेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक। इसके लिए माने कि यहाँ पर कोई बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश का जो आवेश है वो है मान लीजिए प्लस कैपिटल Q। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, ये A बिंदु बोल दीजिए। यहाँ पर एक बिंदु P है और P बिंदु पर हमने एकांक धनावेश रखा है। विशेषता यह है कि ये एकांक धनावेश इस बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर है। यह एकांक धनावेश अर्थात बिंदु P बिंदु A पर स्थित आवेश प्लस Q के विद्युत क्षेत्र के अंदर है। अब कूलाम के नियम के अनुसार यह आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, बल लगाएगा, तो बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, तो कितना बल लगेगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसके लिए चारों ओर के परिवर्तनांक का कोई माध्यम है, इसलिए के को भी लेके चलते हैं और Q0/r² न्यूटन, इतना बल लगेगा। अब इसके बाद अभी हमने, हमारी हेडिंग क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अभी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये फार्मूला पढ़ा हुआ है F/Q0 E इक्वल टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से दर्शाते हैं और E इक्वल टू F/Q0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F/Q0। इसको बोल दें समीकरण 1। तब समीकरण 1 से इसे एक और लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं, लिमिट Q टेंड्स टू 0, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 एंड F/Q0। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर तो हमने ये पढ़ा था, यहाँ पर ये क्या पढ़ लिया, ये कहाँ से आ गया, ये Q0 टेंड्स टू 0 ये कहाँ से आ गया, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो इसकी ज़रूरत यहाँ पर यह है कि हमने यदि इतना लिख दिया तो हमने इसको बता दिया कि यह कैसा चार्ज है। एकांक धनावेश है, ठीक है, हम जानते हैं, सब कुछ बात सही है, लेकिन इसको लिख देने से ये डिफाइन हो गया यहीं पर। मतलब Q0 टेंड्स टू 0, इसका मतलब हुआ कि यह 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, मतलब बहुत ही कम आवेश यह होता है। बाकी ये लिमिट लिखा हुआ है, ये LIM मतलब लिमिट लिखा हुआ है, इसके आगे ये अपने आप समाप्त हो जाएगी लिमिट। देखिए कैसे। अब समीकरण 1 से हम F की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट, अभी ये एक लाइन और नीचे आएगा, F की वैल्यू लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q0/r²। ये F की वैल्यू हो गई। अब ये वाला बटे ये और Q0, तो इस Q0 से ये Q0 कैंसिल हो गया। जब Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, Q0 बचा ही नहीं, तो फिर Q0 को डिफाइन करने की आवश्यकता ही नहीं। इस प्रकार से जो बचा उसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q/r²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इकाई लिख देनी चाहिए न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हुआ। दिस इज वेरी यूजफुल।
इसे यदि हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 1/4πε0 Q/r² इंटू आर कैप। आर कैप क्या है? आर कैप एकक या एकांक सदिश है, जिसको आपने 11th में पढ़ा है, एकक या एकांक सदिश आर कैप। इकाई उसी तरह रहेगी, न्यूटन प्रति कूलम। मतलब तात्पर्य यह है कि यदि आपने इधर वेक्टर लगाया तो इस साइड भी कहीं न कहीं सदिश दिखाई देना चाहिए, और वो इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। इसको और यदि आगे बढ़ाना चाहें तो देखिए कैसे हो जाता है, 1/4πε0 Q/r³ इंटू वेक्टर आर। ये कहाँ से आ गया? क्योंकि आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि ये ऐसे ही होता है, ऐसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही जगह आर लिख लीजिए, तो यहाँ पर जब आप वेक्टर r/r लिखेंगे तो उसका इसमें इंटू हो जाएगा, r³ हो जाएगा, और इस तरह से ये इकाई में कोई चेंज नहीं आता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला है, और सदिश रूप में इसका फार्मूला हमने यहाँ पर k नहीं लिखा हुआ है, k भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में ये फार्मूला है। लेकिन इसी फार्मूले में थोड़ी सी एक बात और, वायु अनिर्वात के लिए ये फार्मूला कैसा होगा? k बराबर 1 होता है वायु अनिर्वात के लिए। वायु अनिर्वात का परावैद्युतांक, वायु अनिर्वात जो होता है उसके लिए परावैद्युतांक k का मान 1 होता है। तो वायु अनिर्वात के लिए ये फार्मूले इस तरह से हो जाएंगे, बाकी कोई अंतर नहीं। इसके बाद आगे का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।